लोग कहते हैं कि फयाज मीर ने कमीज फाड़ने के अलावा और क्या किया लोगों के लिए। जुल्म का बदला वोट से। हमारा जो स्टेट है, जिसको ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो अटूट अंग है, वो है, ये है, अंग तो सिर्फ इनको बातों के लिए है, लेकिन काम पे ये कहीं नजर नहीं आते। कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं और हाल ही में जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की पोलिंग हो गई और जो दूसरा फेज़ है अब कश्मीर के हवाले से, वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 तारीख को। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट फयाज मीर साहब। बहुत इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। सर, सीधा सवाल पूछते हैं आपसे। नॉर्थ कश्मीर में जो सियासी गहमा गहमी है कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब है, सजाद लोन पीडीपी है, लेकिन अचानक से इंजीनियर रशीद साहब का हमने राइज देखा। तो इस सब को, इस मिक्सचर को कैसे देखते हैं और इस सब में पीडीपी कहाँ स्टैंड करती? देखिए, जहाँ तक सवाल है नॉर्थ कश्मीर का, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का असल में थर्ड फेज में था। पहला साउथ कश्मीर था, तो आपको पता ही है उसको किस वजह से पोस्टपोन करा के डेट एक्सटेंड कर दिया गया। तो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ। अमूमन जब ये इलेक्शन में तो लास्ट का एक हफ्ता जो होता है तो उसमें ज्यादा गहमा गहमी रहती है। तो अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स थे यहाँ पे, हमने इकट्ठे ही भरे। हमारे से पहले मुझे लगता है इंजीनियर रशीद साहब का भी आया था। ऐसा नहीं है कि वो कल से ही आ गई। कैंपेनिंग उन्होंने भी उसी दिन शुरू की जिस दिन हमने की। हाँ, एक बात सही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कोई 2 महीने पहले से शुरू की थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम और इंजीनियर साहब ने इकट्ठे ही किया, उनके बेटे निकले। जहां तक सवाल है हम कहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे, अगर आप देखेंगे पूरे नॉर्थ कश्मीर में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। उन 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी हमारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर थे, वो सब पार्टी छोड़ के चले गए। चाहे उनको बीजेपी ने निकाला या कहां से उनको क्या दबाव आया तो वो जानते होंगे। लेकिन जो मैंने देखा कि मैं जहां भी गया, तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़गाम में गया, बीरवा गया, टंगमरग गया, हर जगह मैंने देखा कि पीडीपी का जो काडर है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। पहले से ज्यादा मजबूत है और 2019 से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। 2019 से बहुत ज्यादा मजबूत है। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं सोपोर में गया, बारामूला में गया, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे सुंबल सुनावारी हो, बारामूला हो, टंगमरग में गया, बड़गाम में गया, बीरवा गया, हर जगह मैंने देखे कि पीडीपी के जो जितने भी जो कारकुन हैं, जो लीडर्स हैं, सभी इस वक्त एकजुट होकर मिलकर लोगों तक अपना पार्टी का पैगाम पहुंचाते हैं। और जो 2019 के बाद जिस तरह हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक जद्दोजहद जो की, उन्होंने हालांकि उनको मतलब बहुत ज्यादा सताया भी गया, उनकी माँ को, उनकी बेटी को, उनको खुद को ईडी ने भी बहुत सारा, मतलब आपको पता ही है वो, उसके बावजूद जो उनकी जद्दोजहद रही तो लोग ये समझते हैं। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि जब हम पिछला इलेक्शन देखते हैं लोकसभा का, तो पीडीपी सबसे एंड पे थी। बिल्कुल। तो तकरीबन 50-55 हजार के करीब वोट लिए थे। तो इस बार सिचुएशन अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई, डिलिमिटेशन हो गई, नए कुछ इलाके जुड़ गए और नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी जैसा समझा जाता है कि उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, उस बार जो था पीडीपी के मतलब तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी क्योंकि हम गवर्नमेंट में थे। दूसरा ये भी था कि इन्होंने बीजेपी के साथ तो बीजेपी अलायंस में जी। उसके बाद 2019 में अगर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना तो आज 5 साल के बाद उनको भी तो दिखाना है कि उन्होंने क्या किया। अगर आप 2014 की बात करें तो हम नंबर 1 थे नॉर्थ में, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें या डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बड़गाम या बांडीपुरा में। हाँ, उसके बाद जो हमने अलायंस बीजेपी के साथ किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ा। लेकिन जिन पार्टियों को उसके बाद मैंडेट दिया गया,
लोगों ने जो चुन के 3 मेंबर भेजे थे, आज उनको भी तो हिसाब देना होगा। जब हमें वहां से 1,70,000 से 55,000 पे पहुंचा दिया, आज इंशाल्लाह उनको भी पहुंचा देंगे। तो आप पिछला क्यों देख रहे हो? तो उससे पिछले वाला जब हम थे 1,70 पे, तो कहते हैं कि शिफ्ट होती रहती है। हाँ, शिफ्ट होती रहती है। तो शिफ्ट होता रहता है। देखिए, अगर आप देखेंगे सजाद गनी लोन साहब ही मिनिस्टर थे, बीजेपी के कोटे से थे, तो उनको भी तो हिसाब देना है कि उन्होंने क्या किया इन 5 सालों में। पीएचडी बनी, पीएचडी को कैसे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, उसका रीजन क्या है, तो इन सभी चीजों का तो हिसाब देना पड़ेगा हर एक पार्टी को। तो आज लोग देखेंगे कि पिछले 5 सालों में किसने क्या किया। एक टाइम ये भी आया था जब लोग ये देख रहे थे कि सभी पार्टी जो थे, सभी पार्टी के लीडर्स एक ही टेबल पे आए थे, आगे थे। पीएचडी जब पीएचडी बना जी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हर एक, खासकर मैं कश्मीर में कहूंगा, चाहे वो नौजवान हो, हमारा बुजुर्ग हो, जितने भी लोग थे, सब खुश थे कि एकजुट हो गए। तो उसमें ये भी था कि सजाद गनी लोन साहब ने, मुझे याद है वो मैंने सुना भी है, चाहे उमर साहब थे, सजाद साहब थे, ये महबूबा जी थे, जो भी था, सबों ने ये कहा कि आज तक जो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोला या उसने पीडीपी के खिलाफ बोला, मैं वो अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादती है। लार्जर कॉज के लिए सब लड़ने आए। तो बिल्कुल, तो वो लार्जर कॉज को सबों ने देखा। गलतियां तो हर एक पार्टी से हुई। देखिए, उमर साहब भी एक बीजेपी के वक्त में मिनिस्टर थे, फिर पीडीपी ने भी किया, सजाद साहब भी थे, अल्ताफ साहब भी उसमें मिनिस्टर थे। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी न कभी किसी के साथ अलायंस किया। वन वे और अदर वे सब कहीं ना कहीं बीजेपी का हिस्सा रहे। हाँ, अब आपको मौका मिला कि जब बीजेपी ने ना उसकी सुनी ना इसकी सुनी, जब उन्होंने डाका डाला तो वो तो सबूत पे डाला ना। जो नरेंद्र मोदी को जो मेजॉरिटी मिली थी देश में, वो उसको इसलिए मिली थी कि वो वहां पे बेरोजगारी दूर करे, खुशहाली लाए, डेवलपमेंट करे। लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था जम्मू कश्मीर, इसी को टारगेट किया। उसके बाद ही तो सभी लीडर्स एक ही जगह आ गए। उसमें हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का अहम रोल है। और उन्होंने जो वो शुरुआत की वो लार्जर काज के लिए थी। उसमें ये था कि आगे जाके, देखिए, यहाँ पे गन उठाया, क्या हासिल हुआ? कब्रिस्तान भर के, पत्थर, क्या एफआईआर, बाकी चीजें। आज हमें मौका था कि हम सब मिलकर, सजाद साहब हमारे यहाँ पे इस पीएचडी के स्पोक्स पर्सन थे, फारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त थे, महबूबा जी भी एज मेंबर थी, यूसुफ तारिक गामी साहब भी थे। कितना अच्छा आज रहता कि अगर सजाद साहब आज नारद से लड़ते, उमर साहब सेंट्रल कश्मीर से लड़ते, बेशक वो महबूबा जी को सीट ना देते या किसी और को ही लड़ाते, लेकिन अगर ये इकट्ठे होकर लड़ते, आज नारा क्या होता है? पीएचडी का नारा होता है, यकजहती का नारा होता है, जुल्म का बदला वोट से। जो जुल्म हमें किया गया, अच्छा, तो आज नारा हमारा सबों का एक होता, ना नेशनल का झंडा होता, ना पीडीपी का, ना पीपल्स का। हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट होती। हम सब मिलकर, मैं भी आज निकलता सजाद साहब को वोट डालने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी निकलते। लेकिन जो इन्होंने ये पीएचडी तोड़ा, किसने तोड़ा? पहले तो सजाद गनी लोन साहब ने तोड़ा। पहले वो निकले, इससे बाहर हो गए। एक छोटा बहाना बनाकर उमर साहब भी कल निकले। क्या जरूरी था? देखिए, उमर साहब के वालिद साहब तो अभी भी एमपी है जी है। मसूदी साहब जस्टिस रिटायर्ड थे। आप अभी कितनी देर तक आप लोगों को ये बहाने बनाकर अपने आकाओं के फोन से आप इस पीएचडी को आपने तोड़ दिया? क्या मकसद है आपका? आज सजाद साहब यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उमर साहब आके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या इतना अच्छा नहीं होता कि आज हम दिल्ली को उस फैसले का जवाब दे देते बीजेपी को, और पूरी दुनिया में एक मैसेज चली जाती कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती हुई? क्यों तोड़ा इन्होंने? क्या मजबूरी थी? इसमें पीडीपी का कोई रोल नहीं। पीडीपी ने तो लास्ट तक कहा, महबूबा जी ने तो इतना तक भी कह दिया कि अगर ये 6 की 6 सीटें मुझे मांग लेते, मैं दे देती। इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि महबूबा जी ने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब फैसला करेंगे, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला था, तो फिर ऐसा क्यों? अगर उसने ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब फैसला करेंगे, तो उमर साहब ने क्यों कहा कि पीडीपी कहीं है ही नहीं, वो चौथे नंबर पे? उनको क्या मजबूरी पड़ी फिर? फारूक साहब का तो इंतजार वो कर लेते, उन्होंने फिर ये कैसे कहा? उसी में तो महबूबा जी ने ये कहा। साहब, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि
जो वो कहते हैं कि पिछले 3 MP हमारे थे तो ज्यादा हक हमारा बनता है। अरे उनका ही हक, आज हक की लड़ाई नहीं थी, आज लड़ाई थी जो बीजेपी ने हमारे साथ किया उसका जवाब देना था। आज लड़ाई ये नहीं थी कि कौन इस चेयर पे बैठेगा। अरे कोई भी बैठे, अभी भी 3 है, वो भी तो अभी 5 तारीख तक है, वही बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो उन्हें 5 साल में क्या किया तो वो दूसरा करते, लेकिन हमारे वोट से आज मैसेज जाती, हमारा वोट आज फैसला कर देता। जो उन्होंने हमारे साथ किया वही एक आपके पास एक था, हथियार था, जिससे हम बीजेपी और पूरी दुनिया में एक मैसेज भेज सकते थे कि हमारे साथ जाती हुई है। आपने जो जवाब दिए इससे मेरे जहन में 2 सवाल आए। सबसे पहले मैं जो सवाल पूछूंगा ये है कि 3 MP तो लोकसभा में थे लेकिन आप राज्यसभा में थे। लोग कहते हैं कि फयाज मीर ने कमीज फाड़ने के अलावा और क्या किया लोगों के लिए। मुझे आप बताइए एक बात, जब वो बिल लाया गया, आजकल तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए ना, आजाद साहब और मैं और मेरे साथ दूसरे नजीर लावे साहब हम पहल में आ गए। पहल में आने के बाद जब हम एहतजाज हमने जब किया वहां पे, तो उसमें हमारे कांग्रेस के लोग भी कुछ थे। उसके बाद मुझे आजाद साहब ने कहा कि अमित शाह नहीं रुके, वो बिल पढ़ते गए, हम एहतजाज करते रहे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको ये कहा कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना के रखा है। अगर आपने फैसला ही लेना था, कम से कम वहां के लोगों से पूछ लेते, एक बारी उनको आप मशवरा के लिए बुलाते कि मैं ये 370 और 35 से हटाना चाहता हूं, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। आपने तो बंदूक की नोक पर उनको यरगमाल बना के रखे। आपको गोली मारनी है, आप मार लीजिए। तब मैंने वो किया था। उसके बाद मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लगा, उसका बिल मैंने फाड़ दिया। तो चेयरमैन जो हमारे थे, उन्होंने मार्शलों के जरिए मुझे बाहर निकलवाया और 1 दिन के लिए सस्पेंड किया। जब आपको मार्शलों से बाहर निकाला जाता है, फिर आपको सस्पेंड किया जाता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? और जब आपको बाहर निकाला जाता है, तो बाहर भी मैं एहतजाज पे बैठा, पार्लियामेंट के बाहर भी तकरीबन 2.5 घंटा मैं वहां पे बैठा। अब अगर देखिए, उमर साहब ने ये बोला था, ये इल्जाम जो आप कह रहे हो तो उमर साहब ने लगाया था। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप खुद पार्लियामेंटेरियन रहे। जब अभी कुछ बहुत सारी बिल्स जहां पे बीजेपी ने पास की, तो उन्होंने जिन जिन को सस्पेंड किया वो फिर पार्लियामेंट में अंदर गए, उन्होंने बाहर ही एहतजाज किया। मैंने अंदर भी किया, बाहर भी किया। अब बदकिस्मती से उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब और इनके 2 MP 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, फारूक साहब बजाय पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था, उसको लोगों ने पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि वो पार्लियामेंट में बात करे, लेकिन वो आके वहां से आके घर में बैठ गया और फिर कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया। बात तक इन्होंने नहीं की, लेकिन दूसरों पे इल्जाम लगाना इनको आसान लगता है। अपना वो जो इन्होंने किया, अकबर लोन साहब यहाँ से नॉर्थ कश्मीर से थे, क्या उन्होंने बात की? एक बात की, बड़ी बातें तो कर रहे थे ये। आपको याद होगा जब अमित शाह ने कहा कि मैं पूरी रात तैयारी करता रहा कि कल मुझे जस्टिस साहब आ गए, तो वो हंसते हुए बैठ गए। क्या इन्होंने कभी बात की? अगर आप पार्लियामेंट का देखोगे, मैंने हर वक्त बात की होगी। ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे आई, मैं उनके साथ खड़ा रहा, गिलानी साहब के घर पे गए, शबीर शाह साहब के घर पे गए, यासीन मलिक साहब के घर पे गए, मौलवी उमर फारूक साहब के घर पे गए। मैं एक MP था, प्रोफेसर गनी के घर पे गए, मैं साथ साथ रहा। अब आज भी निकालिए, वो एक MP था मैं जो उनके साथ था, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसमें सभी पार्टीज के MP थे, राजनाथ जी थे, अरुण जेटली थे, और हमारी ये कोशिश थी कि बातचीत से ही ये मसला हल सकता है। लेकिन इनके MPs कहाँ थे? इन्होंने क्या किया आज तक? आप देख लीजिए, अफजल गुरु को फांसी दी गई, उनका सीरियल नंबर 27 था। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए थे। मैंने पार्लियामेंट में ये कहा कि आपने इसको फांसी दी, इसका सीरियल नंबर 27 था। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को ऐसी सजा दी है, पहले उनको देनी थी। आपको क्यों नजर आया सिर्फ यही जम्मू कश्मीर का ये? इनमें से किसी ने बात की? मैंने उनकी मकबूल बात की और इसकी जस्का की बात की वहां पे कि वो वापस दे दो। इनमें से किसी ने बात की? जब यहाँ पुलवामा का अटैक हुआ, हमारे जो बाहर बच्चे स्टूडेंट्स थे,
बाहर की रियासतों में हॉस्टलों पे अटैक हुआ, मैं एक निकला, उनको वहां से लाया मैंने। इनमें से कोई गया? जो बाहर लोग फंसे थे, हमारे यहाँ से तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मैंने उनको वहां से लाया। एज एमपी आपको सिर्फ यहाँ का ही नहीं है, एज एमपी आपको, एज मैं राज्यसभा एमपी से ये समझता था कि पूरे मुल्क में जहां भी मेरे स्टेट का कोई है, उसको अगर कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए खड़ा रहना है। अगर आप देखोगे एज मेंबर पार्लियामेंट, मैंने हर वक्त में अपने लोगों के लिए खड़ा रहा, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो कोई मजदूरी के लिए जाता था, चाहे कोई और बिजनेस के लिए जाता था, मैं हर वक्त खड़ा रहा। अब अगर और भी जो पेशेंट्स यहाँ से आते थे, या किसी को अगर कहीं पे किसी पुलिस ने तंग किया है कुछ, चाहे वो किसी भी रियासत में, अब कहीं भी पूछ लीजिए, अगर आपको ये हर जगह आपको लोग ये बोलेंगे कि ये खड़ा रहा लोगों के साथ। इसमें आपने एक बात कही कि फारूक साहब और हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि दफा 370 के साथ छेड़खानी होने जा रही है? मुझे याद है वो दिन मैं सेंट्रल हॉल में था, फारूक साहब और यही नहीं था, मसूदी साहब ही, उमर साहब भी थे। सेंट्रल हॉल में मैं बैठा था, ये दोनों बाप बेटे, इनके दोनों जो एमपीज थे वो आए, उन्होंने चाय पी, मैंने भी चाय पी, क्योंकि आपको पता है वहां पे तो सिक्योरिटी अलाउड नहीं है। नहीं। तो ये आए, चाय पी, मेरे साथ एक न्यूज चैनल का एक चीफ बैठा था, हम बात कर रहे थे। तो वहां से जो पार्लियामेंट के बगल में जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहीं, तो वहां ये इनको टाइम था मिलने का। तो ये जब वहां से निकले तो मुझे उसी वक्त एक किसी ने कहा था उस वक्त कि आपका 370 तो जाएगा। मैंने कहा क्यों? आज हो गया इसका ये तब का मुझे पता है। वो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और तशवीश एक लहर एक वो हर एक जगह पे थी कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के कोई 10-20 हजार लोग उन्होंने एक्स्ट्रा बुलाए थे। फारूक साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बजाय इसके कि वो आके घर में बैठे, उसको वहां बैठ के बात करनी थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था, तो बाद में उन लोगों के साथ हाथ मिलाना सही था? कहाँ पे? पीएचईडी। मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे किसी ने कहा। अच्छा। लेकिन आज मुझे वो पूरा शक हो रहा है उस पर, जब उमर साहब ने दिल्ली को, इस वक्त लड़ाई किसी के साथ यहाँ पे नहीं, उनको एक आवाज का खतरा लगता है बीजेपी को, वो है महबूबा जी, जो ना डरती है, ना झुकती है, ना बिकती है। और उसको हराने के लिए उन्होंने पहले बहुत सारे हथकंडे किए, पहले उनको ईडी बाकी चीजें, वहां कुछ मिला नहीं, करप्शन तो उन्होंने कुछ किया नहीं। फाइनली उन्होंने लास्ट में उसको, इनको कहा कि आप इससे दूर रहो, इसको अकेला छोड़ो, लेकिन लोग उसके साथ हैं। अभी आपने देखा सेंट्रल कश्मीर में वही फराज साहब जेल भी खाया उन्होंने, उसके बाद आपने देखा लोग कैसे निकले। तो इंशाल्लाह फैसला तो लोगों को करना है। आजकल सोशल मीडिया है, आपके माध्यम से तो हर एक चीज को पता चलता है। इस सब में फैज साहब ये होता है, जब दफा 370 हटता है, जैसे आपने कहा कि पीएचईडी बनती है, उसमें रीजन की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है, सिवाय एक पार्टी के जो कि बाद में बनी 370 हटने के बाद। आप भी उसका हिस्सा थे, तब आप पीडीपी का हिस्सा थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आप पीडीपी के साथ नहीं रहे, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो क्या वजह हम समझें कि पीएचईडी तो था ही, अगर आप पीएचईडी का हिस्सा हैं तो पीडीपी और पीसी उस टाइम पे तो एक ही जैसी समझी जा रही थी, तो पीडीपी से पीसी, फिर पीसी से घर वापसी, ये सब क्यों? हाँ मैं बताऊंगा। एक्चुअली जब पीएचईडी बनी थी, पीएचईडी में हमें ये लग रहा था कि चलो आप एक ही हो गया। मुझे एक दिन याद है कि बाबा जी ने मुझे कहा कि आप सजाद साहब को मिलना, ये पीएचईडी बन रही है तो मिलके ही काम करना है आप। तो बीच में हो सकता है घरों में भी हो सकता है ऐसा, भाइयों में भी कभी कभी होता है नाराजगी वाराजगी, तो मैं कुछ महीने रहा। लेकिन नाराजगी की वजह थी कि पीसी में चले गए? नहीं, मुझे पीडीपी से कभी कोई नाराजगी नहीं थी। तो फिर क्या वजह? पीडीपी से कोई नाराजगी नहीं थी जी। फिर वजह क्या थी? पीडीपी ने तो मुझे इतना कुछ दिया, मुझे क्या नाराजगी? वही, यही तो सवाल है कि जिस पार्टी ने आपको बनाया, मुझे तो कभी कोई नाराजगी थी ही नहीं। फिर वजह क्या थी कि पीडीपी से पीसी में टाइम कुछ अंदरूनी बातें थी जो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, लेकिन मुझे कोई नाराजगी नहीं थी। तो फिर मैं अपने घर में वापस चला गया, कोई ज्यादा देर तो मैं नहीं रहा कहीं उधर इधर। फिर पीसी से पीडीपी में वापसी, एक ही बात है वो। एक बात तो नहीं है, क्योंकि हम जैसा आप अभी, जब तक पीएचईडी थी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी,
जिस मोमेंट पीएचडी से एक एक बंदा अलग अलग हो रहा है, एक एक शख्स अलग अलग हो रहा है, तो तमाम वो तंज वाला मिजाज फिर से वापस आ रहा है। तंज वाला नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैं जब पीएचडी में भी था तो मैंने उस वक्त भी कहा, असल में थोड़ा बहुत ये भी हुआ उस वक्त कि मैंने उस वक्त भी कहा महबूबा जी को कि ये जो पीएचडी बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए थे। असल में वजह वही बनी डीडीसी के वक्त। तो उस वक्त थोड़ा बहुत ये भी हुआ था कुछ लोगों में, क्योंकि ये एक लार्जर काज के लिए था, कोई छोटा मसला नहीं था ये जो हम कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से इन तंजीमों को इस कुर्सी की ज्यादा लालच है। आज फिर मौका मिला था, आज इकट्ठे होके अगर आज हम बीजेपी का वो जो उन्होंने किया 5 अगस्त 2019 को, आज इकट्ठा होके हम इलेक्शन लड़ते, यहाँ सजाद साहब भी लड़ते, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं भी उनके लिए कंपेयरिंग करता। सभी हम आज मिलकर आज बीजेपी को एक जवाब दे देते कि भाई आपने हमारे साथ गलत किया। आज मसला ये नहीं है, देखिए हमारे 12,000 नौजवान जेलों में, इंजीनियर रशीद साहब भी जेल में है, लेकिन ऐसे भी लोग जेलों में है बाहर की रियासतों में, जिन बेचारों को 2-2 साल हो गए कि उनका परिवार उनको मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, बेचारे गरीब एवेन्यूज नहीं, तो उनकी बात कोई करता नहीं। ये सच बोला परसों इन्होंने कि इंजीनियर रशीद साहब के बेटे ने कि मैं 1 या 2 बार अपने बाप को मिला हूं। ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ पे एक है गुशी का, गुब्बारा गुशी, उसको 38 साल हो गए जेल में। 38 साल? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं करता है, लोग सहमे हुए हैं, बात नहीं कर पाता है कोई। आजकल नौजवान जो है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। कौन बात करता है? ये तो फिर भी आप देख रहे हो, ये जब इसे इलेक्शन हुआ, कुछ थोड़े बहुत जो हमारे नौजवान अब बाहर निकलने लगे, नहीं तो आज नौजवान एक फेसबुक पे अगर कुछ लिखता है उसको सवेरे पेशी होती है थाने में। कोई अगर नारे तकबीर का नारा भी देता है उस पर भी पेशी होती है। यहाँ ईद पे हमारे मुलाजिमों को छुट्टी तक नहीं मिली, मुलाजिमों को निकाला गया, उनका कोई रिश्तेदार कभी था, कोई बात नहीं करता है। आज यूनियन टेरिटरी सीधा कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री में हमारे कौन है पार्लियामेंट में? 3 MP। कभी आपने देखा बात की? आज फिर आए लोगों के पास, फिर लोगों को बनाएंगे, बताएंगे, बस बड़े बड़े वादे ले जाएंगे वोट। चलिए, अगर हम आज की बात करते हैं, फाइनली सब चीजें हो गई। 2019 में 370 टूटता है, उससे पहले पीडीपी की बीजेपी के साथ सरकार टूट जाती है, फिर पीएचडी बनता है, फिर पीएचडी टूटता है। बनने और टूटने का सिलसिला तो कश्मीर में जारी है। इसके बाद अब फाइनली एक लंबे वक्फे के बाद इस बड़े पैमाने का इलेक्शन कश्मीर में भी हो रहा है, मुल्क भर के साथ साथ लोगों में वापस जा रहे हैं। ये इलेक्शन किस लिए लड़ रहा है फयाज मीर या पीडीपी? पीडीपी चलिए आप नहीं पूछते, हम आपसे पूछते हैं, फयाज मीर ये इलेक्शन किस लिए लड़ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 2019 के और आज के इलेक्शन में बहुत अंतर है, फर्क बहुत ज्यादा है। तब यहाँ स्टेट था, 370 था, 35 से थी, यूनियन टेरिटरी नहीं थी, लद्दाख अलग नहीं था। आज लद्दाख अलग है, कश्मीर अलग है। और जिस तरीके से पिछले इन 5 सालों में हमने देखा, आप देखो हमारे जो ये नाले थे, जो रेत बजरी निकलती थी, ये भी पूरा इन्होंने बाहर के कंट्रैक्टरों को बेच दिया। जो रेत की गाड़ी 5,000 में आती थी, वो आज 15-20 हजार में मिलती है। उसके बाद जो इन 4-5 सालों में हमने देखा, जब से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आया है, मुलाजिम भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, बात कोई करता नहीं है। अब जहां आप मुझे कहते हो कि आप क्या पार्लियामेंट में जाओगे, देखिए सबसे पहला मेरा ये होगा कि आज पहले लोग वोट उस पार्टी को दे जो वहां पे बात कर सके। लोगों के सामने ऑप्शन तो 4 है, 5 है, 20 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आज कल सोशल मीडिया है। सजाद गनी लोन को अगर बीजेपी का कोई सपोर्ट कर रहा है, ये तो हर एक को पता है। उमर अब्दुल्ला ने पीएचडी क्यों तोड़ी, इसने क्यों तोड़ी, इनके पीछे कौन है, ये भी सारे को पता है। शिवसेना किसके साथ है, आरएसएस किसके साथ है, बीजेपी किसके साथ, अपनी पार्टी किसके साथ है। और कल तो राजा एजाज जो बीजेपी का है, उसने भी ऐलान कर दिया कि मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ। इनका एजेंडा कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारा एजेंडा सिर्फ एक है
कि हम आज पहले इस वोट से दिल्ली को ये बताए कि आपका फैसला हमें मंजूर नहीं है, तस्लीम नहीं है, तो नामंजूर है हमें जो 5 अगस्त को लिया। दूसरा, पार्लियामेंट में जाके अगर लोगों ने मौका दिया, सबसे पहला मेरा ये है कि जो यहाँ पे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनकी बात करनी है, जो जेलों में बंद है उनकी बात करनी है, उसके साथ साथ में डेवलपमेंट की बात भी। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, हर एक कहता है वहां पे कि कश्मीर में खुशहाली है, ये है। अगर आप देखोगे हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारी जो है इस स्टेट की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन पिछले साल आपने देखा हजारों ट्रकें जो हमारी रोड में फंसी और वो पूरा सेब जो हमारा था वो खराब हो गया। जो पेटी 1500-2000 में बिकती थी वो 200 रुपए में भी नहीं बिकी। तो मेरा सबसे यह है कि जो बड़े वादे वो करते थे या कर रहे हैं, पहले तो हम अपना नेशनल हाईवे जो हमारा है जो 70 साल में नहीं बना, आज भी देखो, आज अगर कोई चावल की बोरी बाहर से आती है उसमें 300 रुपये यहाँ तक किराया लगता है, जबकि बाहर की हर रियासत में ट्रेन पहुंची है। हमारा जो स्टेट है जिसको ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो अटूट अंग है, वो है, ये है, अंग तो सिर्फ इनको बातों के लिए है, लेकिन काम पे ये कहीं नजर नहीं आते हैं। मोदी जी का जो विकास का वो नारा है, विश्वास और विकास का, ना यहाँ पे विश्वास उसका है तो ना यहाँ विकास है। ट्रेन देखो आप, पिछले जब मनमोहन सिंह था तो 19 में उनको बोला था उन्होंने ये थ्रू हो जाएगा, आज 24 है, 24 तक भी अभी नहीं है। तो मेरा ये होगा कि एक तो डेवलपमेंट में भी, इस पे भी हमारे जो हजारों नौजवान जेलों में है उनकी बात का हमारा जो तशक्कुस है, और कम से कम एक मैसेज दे दे कि बीजेपी को कि आपका जो 5 अगस्त का फैसला है वो हमें तस्लीम। 370 की बात नहीं करेंगे आप? वही तो 5 अगस्त का क्या था उनका फैसला, वो तो 370 और 35 ही था ना, उसकी बात होगी तो कुदरती बात है। क्योंकि जब हम पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी कैंडिडेट की स्पीच सुनते हैं या उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन है, पर्टिकुलरली 2024 का पार्लिमानी इंतखाबात, ये एनसी या पीडीपी की लड़ाई नहीं है, ये पानी और सड़क की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारी आइडेंटिटी के लिए, ये लड़ाई है उस चीज के लिए जो हमसे छीना गया है। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि क्या ये इलेक्शन उसी लिए लड़ा जा रहा है? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन, एक तो डेवलपमेंट भी है और ये भी है। बिल्कुल है। मसला इस वक्त जो है कि आप आज वोट उसको दोगे जो बीजेपी का प्रॉक्सी है। उसका ये हुआ कि जो फिर नरेंद्र मोदी ने जब वो 7 तारीख को यहाँ बख्शी स्टेडियम में उन्होंने जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो मेरा फैसला था, जम्मू कश्मीर के लोग खुश है, यहाँ तरक्की हुई, इसलिए उनके प्रॉक्सी को यहाँ पे वोट ना देना हमारे लिए वही एक फैसला है, वही मैसेज है नरेंद्र मोदी को कि जम्मू कश्मीर का अवाम आपके उस फैसले से खुश नहीं है जो उन्होंने 5 अगस्त को लिया, 370 और 35 का। देखिए, हम 370 को तो वापस तो ऐसे नहीं ला सकते हैं क्योंकि 3 मेंबर है यहाँ पे, लेकिन एक चीज तो हम कर सकते हैं कि उनको यहां से एक मैसेज इस वोट से दे सकते हैं कि आपका फैसला हमें तस्लीम नहीं है। ये भी नहीं रहने वाला है, आज बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, कल किसी और पार्टी के साथ मेजॉरिटी हो सकती है। जहां जैसे इनको ये आया कि इन्होंने हटाया, पहले जब नेहरू के टाइम पे हमको उस वक्त के वजीर आजम ने दिया, तो ऐसा वजीर आजम कभी और आएगा जो हमारी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखे वापस दे देगा। इसमें एक चीज है, आपने कहा कि बीजेपी की प्रॉक्सीज, कुछ और लोग किसी और को प्रॉक्सीज कहते हैं, तो लोग कैसे समझे कि कौन किसकी प्रॉक्सी? हाँ, मैं बताऊंगा कैसे। आपने देखा बीजेपी का जो शोफी यूसुफ है, उसने कल बोला मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक। हमारा हाई कमांड ने बोला, यहाँ राजा एजाज ने बोला उड़ी में, ठीक है। हम और अपनी पार्टी को आप कह रहे हैं कि दे आर प्रॉक्सी? नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा, तो जब उन्होंने कहा सपोर्ट करेंगे तो उनको फिर बैक किसका है? चलिए ठीक है, लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिवसेना का सपोर्ट है, शिवसेना इंडिया अलायंस का हिस्सा। सुनिए, इंडिया अलायंस का है, लेकिन साथ साथ में मुझे एक चीज बताइए, पीएचडी तोड़ने में उमर साहब को क्या इतनी जल्दी थी कि वो दिल्ली चले गए, वहां से आकर उन्होंने ये फैसला लिया। अभी में उनका एक कोई है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का, 2-3 दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि वो मोदी जी की बड़ी तारीफें कर रहा था। उनका कनेक्शन, उसका कनेक्शन बहुत नजदीकी कनेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उमर साहब के साथ। नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन उनको पता होगा।
वो ये कह रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि ये तो इंडिया अलायंस तो वो एक बहाना है, लेकिन असल में निशाना कहीं और। में आप शिवसेना कह रहे हैं, शिवसेना भी इंडिया अलायंस का ही एक हिस्सा है, क्योंकि इंडिया अलायंस कहा जाता है कि ये एक ऐसी फोर्स इन्होंने क्रिएट की है जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेगी। अब यहाँ पे ऑन ग्राउंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन पीडीपी भी तो क्लेम करती है कि वो भी नेशनल अलायंस में या इंडिया अलायंस में इनका साथ देंगे अगर उनका कोई मेंबर जाएगा। तो इंडिया अलायंस में हम इसलिए बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस हमारा जो तशक्कुस, हमारा जो आईन, हमारा जो 370 हमारा अपना एजेंडा था, चलिए अगर उसमें इंडिया अलायंस हमें मदद करती है, हम उनका साथ है। लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा तो शिवसेना भी है। अगर वो उस वक्त हमारा साथ देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन जब 370 हटाया गया उस वक्त शिवसेना भी उसमें था, उस वक्त वो भी था। लेकिन अब चलो देखिए, गलतियां तो सबों से होती है। अगर उनको ये समझ आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती हुई तो अच्छी बात है। इसी तरह हम चाहते हैं कि मोदी जी को भी ये समझ आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती हुई, हम तो यही चाहते हैं। उसको देश के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, मेजॉरिटी दी, हम भी तो इसी देश का हिस्सा है। तो उसको समझ में ये आना चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर एक वक्त एक मुल्क था, फिर स्टेट था, उसको हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, उसको समझ आना चाहिए कि मैंने इनके साथ जाति की। समझाना तो है ना उसको। जैसे अगर शिवसेना को ये समझ आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाति हुई, गलत हुआ, हमने गलत फैसले को साथ दिया, तो मोदी जी को भी अगर समझ आएगा तो अच्छी बात है। अगर आप कल को जीत के जाते हैं या पीडीपी के कैंडिडेट्स पार्लियामेंट पहुंचते हैं, तो क्या रोड मैप रहेगा जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, खोई हुई आइडेंटिटी को, छीनी हुई आइडेंटिटी को वापस लाने? देखिए, हम 3 मेंबर यहाँ से जाएंगे, लेकिन एक चीज तो आपको इंशाल्लाह जरूर वहां पे देखने को मिलेगा, वो ये कि पहले दिन से ही हमारी जो आइडेंटिटी उन्होंने छीनी, हमारा जो झंडा, ये सब कुछ जो उन्होंने छीना, इंशाल्लाह आप एक नई आवाज वहां देखोगे, और वो आवाज होगी कि जो पूरे मुल्क में गूंजेगी और पूरी दुनिया को पता चलेगी कि जम्मू कश्मीर की आवाज। पिछली बार आप राज्यसभा मेंबर थे तो लोगों का मैंडेट नहीं था। इस बार अगर लोगों का मैंडेट होगा तो लोग उम्मीद रख सकते हैं कि फयाज मीर उनकी बात करें, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।